सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ का। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का जो सेकेंड लॉ है वो हम जानते हैं, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य, अभी हमने एक वैद्युत अपघट्य पर इसको समझा था, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़ करके सबसे समान वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके सबसे समान वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है उस विलयन में उपस्थित वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इसको समझने के लिए हम विभिन्न वैद्युत अपघट्य लेते हैं। जैसे कि हमने दो वैद्युत अपघट्य लिया, कॉपर सल्फेट और दूसरा ले लिया हमने NaCl। अब कॉपर सल्फेट में हमने धातु का 2 इलेक्ट्रोड डाला। ठीक इसी प्रकार NaCl में हमने मेटल का 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, धातु का 2 इलेक्ट्रोड डाल लिया। और ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये प्लस और ये हमारा माइनस। ये वैद्युत अपघट्य हमारे, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में का मतलब हो गया एक का कैथोड दूसरे का एनोड आपस में जोड़ दिया जाए। बचा ये प्लस, ये बैटरी के प्लस से और ये माइनस। यहाँ विभिन्न वैद्युत अपघट्यों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो गया, एक का कैथोड दूसरे का एनोड ऐसे जुड़ा होना चाहिए। विभिन्न वैद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके समान वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए। समान वैद्युत धारा का मतलब हो गया दोनों में एक ही सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। एक ही सेल से हमने दोनों में करंट दिया है, ऐसे करंट एक ही। तो यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और समान वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, एक ही सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है इस विलयन में उपस्थित वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये मान लिया जाए कि इस जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा M1 है और इस वैद्युत अपघट्य का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हमारा Z1 है। इसी तरह दूसरा जो विलयन हमारा NaCl है, इसमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा M2 और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हमारा Z2 है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि विभिन्न वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़ करके समान वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z1 M1। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आप K लगा लो, Z1 और M1 अपॉन Z1 आपको क्या मिलेगा कि ये इक्वेशन आप फर्स्ट, ये हमने कॉपर सल्फेट के लिए देखा।
कॉपर सल्फेट के लिए। इसी तरह अगर हम NaCl में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z2 के। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन में वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z2, और M2 अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो क्या मिलेगा, K Z2, और M2 अपॉन Z2 आपका क्या हो जाएगा, K हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो M2 अपॉन Z2 इज इक्वल टू K, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, इसके लिए सेकेंड इक्वेशन बनाया। इक्वेशन 1 और 2 में क्या हमने देखा कि M1 अपॉन Z1 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन में हमने देखा कि M2 अपॉन Z2 के है। तो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का RHS बराबर है, दोनों का LHS तो बराबर होगा ना। तो M1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू M2 अपॉन Z2, M2 अपॉन Z2। ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमारा है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इस सॉल्यूशन में M1 अपॉन Z1 और इस सॉल्यूशन में M2 अपॉन Z2, ये दोनों इक्वल होगा। यही हमारा होता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जैसे जैसे मुक्त पदार्थ की मात्रा आपकी बढ़ेगी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक भी वैसे ही वैसे बढ़ेगा। मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अगर कोई तीसरा सॉल्यूशन है और जिसमें मुक्त पदार्थ की मात्रा M3 है और वैद्युत रासायनिक अगर तुल्यांक Z3 है, तो सेकंड लॉ के अनुसार क्या होगा, M1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू M2 अपॉन Z2 इज इक्वल टू M3 अपॉन Z3 हो जाएगा। अब यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो वैसे ही क्या होगा, K होगा ना। M3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Z3 होगा K, और वैसे ही होगा। तो मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है जैसे जैसे बढ़ाई जाएगी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक भी वैसे वैसे बढ़ता है। मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। M जैसे जैसे बढ़ेगा, Z भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। यानी M1 अपॉन Z1 का रेशियो और M2 अपॉन Z2 का रेशियो, फिर M3 अपॉन Z3 का रेशियो, ये हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और वो किसके इक्वल रहेगा, दैट इज K के इक्वल। सब तो K के इक्वल है ना, तो सब तो इस सब का रेशियो इक्वल रहेगा। यानी आप इसको कह सकते हो कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है मुक्त पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है।